अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 5 प्रैक्टिकल्स के बारे में। इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 4 सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सवाल दे दिया जाए कि ड्रग के ऊपर आप नोट लिखें या ड्रग का प्रोसीजर आप बताएं तो आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। आपके फार्माकोलॉजी की कॉपी के अंदर 5 सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, एक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5 ड्रग्स आपके पास दी जाती हैं। जब आपको पेपर दिया जाता है लिखने के लिए, पहले 35 मिनट्स में जो आपका रिटन पेपर होता है उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं। एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है सॉल्यूशंस में से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है ड्रग्स में से। टोटल 5 ड्रग्स हैं। हम इन 5 ड्रग्स को अलग अलग याद करने की बजाय हम इन 5 ड्रग्स को टोटल 4 पेजेस के ऊपर याद करेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए इस कॉपी के ये जो 5 ड्रग्स हैं इनको मैंने 4 पेजेस के ऊपर कन्वर्ट किया है। अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे तो एक ड्रग अगर आपको याद हो जाएगी तो आप फर्दर ड्रग्स को भी आसानी से लिख सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि कॉपी के अंदर मेंशन की गई हैं। पहली ड्रग है एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। सेकेंड ड्रग हमारे पास आती है एसिटाइलकोलिन, जिसको हम ACH भी कहते हैं। थर्ड ड्रग हमारे पास है पाइलोकार्पिन। फोर्थ ड्रग है एट्रोपिन और फिफ्थ ड्रग है लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक की ये एक क्लास है। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसको लिग्नोकेन भी कहते हैं, जाइलोकेन भी कहते हैं या लाइडोकेन भी कहते हैं। ये एक ही ड्रग के मुख्तलिफ नाम है। प्रैक्टिकल आपके पास इस तरह से आएगा कि राइट अ नोट ऑन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग की जगह वो इसमें से कोई भी एक नाम आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल वो आपको दे देगा स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन द रैबिट आई। तो आपने एड्रेनालिन का इफेक्ट बताना है जो खरगोश है उसकी आंखों के ऊपर। ठीक है, या वो आपको क्वेश्चन दे सकता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पाइलोकार्पिन ऑन द रैबिट आई। तो आपने पाइलोकार्पिन का इफेक्ट बताना है। अब इसमें से 5 में से आपको कोई भी प्रैक्टिकल दे दिया जाए तो आपने ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं। जो लास्ट पॉइंट है यूजेस, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। बट पहले जो 9 पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिकल में लिखने हैं। अब सबसे पहले पॉइंट आपने क्या लिखना है, आपको जो भी ड्रग का नाम यहाँ पे दिया जाएगा आपने उसकी थ्योरी बतानी है। थ्योरी कितनी बतानी है? 1 से 2 लाइन की। थ्योरी से मुराद ये है, आपने बताना ये है कि ये ड्रग किस क्लास से बिलोंग करती है। क्योंकि आप जो पेपर है वो दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ी हुई होंगी। और ये जितनी भी ड्रग्स हैं, पहली 4 ड्रग्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS से हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कुछ ना कुछ आपके जहन में ज़रूर होगी। तो इसमें आपने जस्ट ड्रग की क्लासिफिकेशन बतानी है कि ये सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है या ये एंटागोनिस्ट है या पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट है या पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट है। फिर हमने बताना है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन से मुराद है कि जब आप ड्रग को बॉडी में डालते हैं या आप उसको इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो ड्रग कितनी देर में अपना काम दिखाना शुरू करती है। ड्रग को अपना इफेक्ट दिखाने में कितना टाइम दरकार होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि काम शुरू होने में ड्रग को कितना टाइम लगेगा। अब हर ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। कुछ दवाइयाँ जब हम खाते हैं वो 2 मिनट में काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ जब हम खाते हैं वो 4 मिनट बाद जाके काम करना शुरू करती हैं। तो हर ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, वो आपने लिखना है। फिर आपने बताना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ऑलरेडी, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है और आपने ANS पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग्स के आते होंगे। आप चाहें तो वो वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं, आप चाहें तो उनको फर्दर शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। आपने जस्ट 2 to 3 लाइन्स में इसको कंप्लीट कर देना है। देन आता है आपने प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली आपने ऑपरेटर्स बताना होता है, सब्जेक्ट बताना होता है। अब जिसके ऊपर मैंने रेड मार्क किए हैं, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने तमाम ड्रग्स में सेम लिखनी है, यानी उसमें आपने एक भी लफ्ज़ ऊपर नीचे नहीं करना। तमाम जो ड्रग्स हैं उनका ऑपरेटर सेम होगा। सब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट मीन किसके ऊपर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल हम क्योंकि रैबिट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि हमने एक हेल्दी रैबिट लेना है। ठीक हो गया। फिर आता है ड्रग की कंसनट्रेशन, कि मार्केट के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में या मुख्तलिफ मिकदार के अंदर अवेलेबल होती हैं। हमने क्योंकि जो ड्रग है उसको खरगोश की आंखों के अंदर डालना है और आंखों पे इफ़ेक्ट चेक करने हैं कि जो ड्रग है वो खरगोश की आंख पे क्या इफ़ेक्ट करती है, तो हमें उस हिसाब से ड्रग की कंसनट्रेशन चेक करनी है। कुछ ड्रग्स होती हैं वो 2% अवेलेबल होती हैं, कुछ ड्रग 1% अवेलेबल होती हैं, कुछ 3% अवेलेबल होती हैं। बट ज़्यादातर इन 5 में से 4 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि 2% अवेलेबल हैं, बनी बनाई 2% मार्केट के अंदर मिलती हैं, जबकि सिर्फ एक ड्रग ऐसी है जो कि 1% है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ड्रग कंसंट्रेशन से मुराद है कितनी मिकदार में ड्रग आपने बनी बनाई जो है वो खरीदनी है। अब परसेंट क्या होता है, परसेंट से मुराद है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 2%। सो इसको मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ तो
चलें यही कर लेते हैं, बल्कि अलग करते हैं ताकि यहाँ पे मसला ना हो। सपोज अब लफ्ज़ है 2% एड्रीनालिन। अब इस 2% का क्या मतलब है? इस 2% का मतलब है कि 2 ग्राम आपने एड्रीनालिन लेनी है। परसेंट का मतलब होता है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर आपने उसको मिक्स कर देना है। तो इसका मतलब है 100 ml पानी के अंदर कितनी एड्रीनालिन है? 2 ग्राम। अगर यहाँ पे लिखा होता 1% एड्रीनालिन तो इसका मतलब होता है 1 ग्राम एड्रीनालिन ले लें, 100 ml वाटर के अंदर उसको मिक्स कर दें। अगर 3% होता 3 ग्राम एड्रीनालिन ले लें, 100 ml वाटर के अंदर उसको मिक्सअप कर दें। तो इस तरह से परसेंटेज बनाई जाती है। ड्रग की कंसंट्रेशन के बाद आपने लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म कैसे करना है। तो जितने भी ड्रग्स हैं सबका प्रोसीजर सेम है, वर्डिंग सेम है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर आता है प्रिकॉशंस कि जब आपने ये प्रैक्टिकल करना है तो किन किन एहतियातों को आपने जहन में रखना है, ये भी सबकी हम सेम लिखेंगे। फिर आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट ऑब्वियसली सबका डिफरेंट होगा क्योंकि ड्रग्स डिफरेंट है, तो रिजल्ट्स भी हमारे पास डिफरेंट आएंगे। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है यूजेस। आपने क्योंकि ये ड्रग ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो आपको पता होगा कि जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है उसका क्या यूज़ होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करती है उसका क्या यूज़ होता है। आप 1 से 2 यूज़ जो है वो लिख सकते हैं। अब मैंने आपकी आसानी के लिए ड्रग्स को इकट्ठा करके जो है वो एक्सप्लेन किया है ताकि आपको याद करना आसान हो। आप सपोज करें आपके पास प्रैक्टिकल आया है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द रैबिट आई। ड्रग की जगह उसने नाम लिख दिया है एड्रीनालिन। तो हमने पॉइंट 1 में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने क्या बताना होगा, हमने ड्रग की थ्योरी बतानी होगी। थ्योरी में हम क्या बताएंगे, हमने क्लास बतानी है कि ड्रग किस क्लास से बिलोंग करती है। तो आपको पता है कि एड्रीनालिन का दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन। और ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, यानी कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है उसको हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग कहते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द रैबिट आई, तो हम क्या लिखते हैं कि एसिटाइल कोलिन एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। किस पे इफेक्ट करती है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसका दूसरा नाम कोलिनर्जिक सिस्टम भी होता है, ये उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और इसको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह से काम करती है। तीसरी ड्रग है पाइलोकार्पिन। अच्छा, एसिटाइल कोलिन और पाइलोकार्पिन की हर चीज़ सेम है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए तो आपने हर चीज़ क्या लिखनी है, सेम लिखनी है। पाइलोकार्पिन का भी सेम इफेक्ट है कि ये भी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम के साथ बाइंड करती है और उसको एक्टिवेट कर देती है। अगर आपके पास ड्रग आ जाती है एट्रोपिन, तो आपने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहली ड्रग पढ़ी थी एट्रोपिन। तो एट्रोपिन इज अ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होती है, जो सिस्टम के अपोजिट काम करती है, सिस्टम को ब्लॉक करती है, यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्रेक करती है। फिर आता है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया का मतलब होता है बॉडी को सुन करने वाले, बॉडी में सेंसेशंस को कम करने वाले, जिसको मोस्टली हम सर्जरी से पहले अगर कोई दवाई लगाते हैं पेशेंट को सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो उसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थीसिया 2 तरह का होता है, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। लोकल एनेस्थीसिया वो होता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल दांतों में कोई मसला है तो आपको पूरी बॉडी को बेहोश करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट दांतों के अंदर एक जेल सा होता है, उसको अप्लाई करते हैं, वो आपके दांतों के एरिया को सुन कर देते हैं, बाकी पूरी बॉडी आपकी जो है वो नॉर्मल रहती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थीसिया वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को सुन कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशन काज करती है इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, नॉट इन द फुल बॉडी, बल्कि बॉडी के किसी खास हिस्से में। आपने हाथ की सर्जरी करनी है, आपने पेट की छोटी मोटी सर्जरी करनी है, आपने दांतों की सर्जरी करनी है, आंखों की सर्जरी करनी है, तो उसके लिए आप उसी एरिया को क्या कर देते हैं, सुन कर देते हैं। और इसके इफेक्ट को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे ही दवाई आपकी बॉडी से निकलेगी आपकी बॉडी में पेन होना दोबारा से शुरू हो जाएगा। सो थ्योरी ऑफ ड्रग में हमने क्या बताना है, पहली लाइन जो भी, अगर इसमें से कोई भी ड्रग आ जाएगी तो आपने उसकी लाइन जो है बता देनी है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, हमने कहा था कि ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, कि दवाइयां जो हैं वो कितनी देर में अपना काम करना शुरू करती हैं। तो हमने टोटल 5 ड्रग्स पढ़ी थी, जिनमें से 3 ड्रग्स ऐसी हैं जिनको जब आप बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी में डालने के 5 मिनट से 10 मिनट के बाद अपना काम करना शुरू कर देती हैं। उसमें आता है जी एड्रीनालिन, एसिटाइल कोलिन और लोकल एनेस्थेटिक। ये तीनों की तीनों ड्रग 5 से 10 मिनट में अपना काम शुरू कर देती हैं। जबकि पाइलोकार्पिन और एट्रोपिन ये 2 ऐसी ड्रग्स हैं जिनको अपना काम शुरू करने में 10 मिनट भी लग सकते हैं या इनको 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये भी आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है।
तीसरी चीज़ जो हमने बतानी है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमें सारी ड्रग्स का आना चाहिए। अगर आपके पास एड्रेनालिन का टॉपिक आएगा तो आप एड्रेनालिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखाएंगे, एसिटाइलकोलिन का आएगा तो आप एसिटाइलकोलिन का लिखाएंगे। अब एड्रेनालिन का क्या एक्शन है, हमें पता है कि जो एड्रेनालिन है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। सिंपैथेटिक सिस्टम के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसके भी 2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनका नाम होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कारिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये तो वो कंसेप्ट्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि आपके फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है, यानी कि आपको टेंशन देता है, आप में एंग्जाइटी पैदा करता है, आपको फाइट या फ्लाइट मोड में लाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट की हालत में होते हैं, आप सुकून की हालत में होते हैं, उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो क्लासिफिकेशन से हमें याद होता है कि एड्रेनालिन जो है ये हमने पढ़ी थी कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ये सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है। अब इसका मतलब है कि अगर ये सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी और उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी। जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग है ये अल्फा रिसेप्टर से भी बाइंड करती है, बीटा रिसेप्टर से भी बाइंड करती है और उनको एक्टिवेट कर देती है। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इंसान फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। फिर आता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन दोनों जो ड्रग्स हैं ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, या इनको हम पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग्स भी कहते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन से आपने याद किया हुआ है। अब फर्क सिर्फ ये है कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के दोनों रिसेप्टर से बाइंड कर सकती है, मस्कारिनिक से भी बाइंड कर सकती है, निकोटिनिक से भी बाइंड कर सकती है। जबकि पाइलोकार्पिन सिर्फ और सिर्फ मस्कारिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर सकती है, निकोटिनिक रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि एसिटाइलकोलिन का प्रैक्टिकल आ जाए या पाइलोकार्पिन का प्रैक्टिकल आ जाए, बाकी सारी चीज़ें दोनों की सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फ़र्क है। एसिटाइलकोलिन मस्कारिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर से बाइंड करती है, किसके, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, और उनको एक्टिवेट करती है। लिहाजा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इंसान जो है वो रेस्ट की हालत में चला जाता है, सुकून की हालत में चला जाता है। जबकि जो पाइलोकार्पिन है ये सिर्फ और सिर्फ मस्कारिनिक रिसेप्टर से बाइंड करती है, एज अ रिजल्ट हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, लेकिन इसकी निस्बत थोड़ा कम करती है, क्योंकि दोनों रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। क्योंकि एक रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये इसकी निस्बत थोड़ा सा कम एक्टिवेट करती है और एज अ रिजल्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। देन आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर ड्रग है, पैरासिम्पैथेटिक एंटेगोनिस्ट ड्रग है। तो हम लिख सकते हैं कि एट्रोपिन जो है ये भी सिर्फ किससे बाइंड करती है, मस्कारिनिक रिसेप्टर से। इसका भी इफेक्ट निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं होता। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पाइलोकार्पिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जबकि एट्रोपिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर ड्रग है, पैरासिम्पैथेटिक एंटेगोनिस्ट ड्रग है। ये मस्कारिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये मस्कारिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। देन आते हैं लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का जो इफेक्ट होता है वो हमारे आइंस चैनल पर होता है। कौन से आइन चैनल, हमारे पास बॉडी के अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम आइन चैनल्स होते हैं। ठीक है, नाम आपने पूरा लिखना है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। ये ड्रग इन चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। सोडियम चैनल्स के एक्टिवेट होने से डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होता है किसी भी चीज़ के अंदर सोडियम का एंटर होना। अगर आपने सोडियम के एंटर होने का दरवाज़ा ही ब्लॉक कर दिया है तो सोडियम आयंस अंदर एंटर नहीं हो सकते। जब सोडियम आयन अंदर एंटर नहीं होंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी। लिहाजा ये ड्रग क्या करती है, डीपोलराइजेशन को रोकती है। फोर्थ पॉइंट पे हमने लिखना है अपरेटस। आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, आपने क्या लिखना है उसका अपरेटस। अपरेटस में यही चीज़ें लिखनी है। क्या लिखना है, वुडन बॉक्स। ये एक लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम रैबिट्स को डालते हैं ताकि रैबिट उसके अंदर महफूज रह सके, वरना वो पूरी लैब के अंदर घूमता फिरेगा। फिर है सीजर यानी कि कैंची आपको चाहिए, स्केल या आपको जो फुट होता है वो चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, टॉर्च चाहिए। टॉर्च कौन सी होती है, इस तरह की जो टॉर्च होती है वो हमें चाहिए जिससे हम लाइट जो है वो मार सकते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि हमने रैबिट के ऊपर यूज़ करना होता है तो इस तरह की हमें टॉर्च चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए होता है कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब क्या होता है, इस तरह का हमें कॉटन स्वैब चाहिए होता है।
ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। सब्जेक्ट क्या है, हमने किसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, हेल्दी रैबिट, रैबिट बीमार नहीं होना चाहिए, उसको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रैबिट जो है वो आपने लेना है। अपरेटस, सब्जेक्ट, प्रोसीजर, ये आपने तमाम पाँचों की पाँचों ड्रग्स में सेम लिखना है। फिर आपने लिखना है ड्रग की कंसनट्रेशन। ड्रग की कंसंट्रेशन से मुराद है कि आपने कौन सी ड्रग कितने % इस्तेमाल करनी है। ये बनी बनाई आपको मार्केट से मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग ऐसी है जो कि हमने 1% इस्तेमाल करनी है, वो है एसिटाइलकोलिन। ये 1% इस्तेमाल करनी है, यानी 100 ml वाटर में 1 ग्राम एसिटाइलकोलिन लेनी है, ज़्यादा अमाउंट इसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी चारों की चारों ड्रग जो है वो 2% आपने यूज़ करनी है। ठीक हो गया, तो ये आसान सा कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि आपने परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले आप एक हेल्दी रैबिट लेंगे और उसको रखेंगे वुडन बॉक्स के अंदर इन सच अ वे डैट नेक एंड हेड रिमेन्स आउटसाइड द बॉक्स। आपने एक लकड़ी का बॉक्स लेना है, शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी का ज़रा मजबूत होता है तो ज़्यादातर लैब्स में वो यूज़ किया जाता है। अब आपने उस बॉक्स के अंदर रैबिट को डाल देना है। अब जब आप रैबिट को उसके अंदर डाल देंगे तो उस बॉक्स का थोड़ा सा ढक्कन आप खोलेंगे, इतना ढक्कन खोलेंगे कि उसमें से जो आपका रैबिट है उसकी सिर्फ और सिर्फ गर्दन और फेस बाहर आए, गर्दन अंदर ही रहे, उसका फेस बाहर आए, ताकि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सीजर लेनी है, कैंची लेनी है और रैबिट की लैशेस जो पलकें होती हैं उसको आपने केयरफुली सीजर की मदद से कट कर देना है। टॉर्च लाइट, आप अपने फ्रेंड से किसी से कहेंगे वो टॉर्च लाइट मारेगा और आप रैबिट की, क्योंकि जब आप उसको गर्दन बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल जो केज होता है उसके अंदर नेक उसकी बिल्कुल फिक्स हुई हुई होती है, तो वो अपनी गर्दन को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक किस्म का आपने उसको कैद किया हुआ होता है, तो वो अपनी गर्दन को ज़्यादा हिला नहीं सकता। तो आप आसानी से क्या कर देंगे, उसकी लैशेस को रिमूव कर देंगे। लैशेस क्यों रिमूव करें, लैशेस इसलिए रिमूव कर दें क्योंकि हमने उसकी आंखों के अंदर दवाई को डालना है, और दवाई अगर हम डालेंगे उसके बाद हमने उसकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है उसके साइज़ को चेक करना होता है, तो लैशेस पे इरिटेट कर रही होती है, इसलिए हम उसके लैशेस को काट देंगे। लैशेस तो कुदरती तौर पर रीजनरेट हो जाती हैं दोबारा से। जब आपने उसकी लैशेस को काट दिया, अभी आपने दवाई नहीं डालनी उसकी आंखों में। सबसे पहले क्या करना है, आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। आपने सबसे पहले स्केल लेना है और चेक करना है कि उसकी आंखों में प्यूपिल का क्या साइज़ है। अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल जो है वो हमारी आंख के अंदर एक एरिया होता है, जैसे कि ये है, ठीक हो गया, ये आपके पास एक आंख है, इस आंख के अंदर आपको ये ब्लू कलर का जो एरिया नज़र आ रहा है इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा नज़र आ रहा है गोल गोल सा, इसको हम लेंस कहते हैं। प्यूपिल के गिर्द मसल्स होते हैं, इनको हम सर्कुलर या स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ, ये वाले मसल्स, इन मसल्स को हम रेडियल मसल्स कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स को इकट्ठे मिला के हम आइरस कहते हैं। आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं बिल्कुल रेडियल मसल्स के बाहर की तरफ, दोनों तरफ, इसको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सेंटर में प्यूपिल होता है, प्यूपिल के गिर्द 2 तरह के मसल्स होते हैं जो गोल गोल होते हैं, उनको सर्कुलर या स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। जो इस तरह से लंबाई में होते हैं इनको हम रेडियल मसल्स कहते हैं, और ये दोनों मसल्स किसके हिस्से होते हैं, आइरस के हिस्से होते हैं। अब ये आपको एक नॉर्मल प्यूपिल दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको उसके गिर्द सर्कुलर मसल्स और रेड वाले जो है वो कौन से मसल्स हैं, रेडियल मसल्स दिखाए गए। अब अगर आप इस वाले पे आएंगे तो आप देखेंगे प्यूपिल का साइज़ यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो गया है। प्यूपिल का साइज़ जब बड़ा होता है इसको हम कहते हैं मिड्रियासिस, डायलेट करना प्यूपिल का, इसका मिड्रियासिस। ठीक हो गया, जब प्यूपिल डायलेट कर रहा है तो मसल्स पे भी इफेक्ट आ रहा है। अब इफेक्ट अब मैं आपको बताती हूँ क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल की निस्बत प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया है। सही हो गया, प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया है, तो अगर आप गौर करें तो जो रेड वाला पोर्शन है इसके ऊपर इफेक्ट आया है। यहाँ पे रेड पोर्शन की चौड़ाई सिर्फ इतनी है, यहाँ पे रेड पोर्शन की चौड़ाई कम हो गई है, यहाँ पे रेड पोर्शन की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं, कोई आपने ऐसी ड्रग बॉडी के अंदर या आँख के अंदर डाली जो कि सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है, तो वो प्यूपिल को क्या करती है, वो प्यूपिल को डायलेट कर देगी। प्यूपिल ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा, जैसे कि एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्योंकि एक सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है, अगर हम इसको नॉर्मल आंख में डालेंगे तो प्यूपिल का साइज फैल जाएगा। इस अमल को क्या कहते हैं, मिड्रियासिस कहते हैं। अब प्यूपिल का साइज फैलने के साथ साथ जो इसके गिर्द मसल्स है ना, उसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। अब अगर आप गौर करें, रेडियल मसल्स, ये जो रेड वाले मसल्स थे ये रेडियल मसल्स हैं। यहाँ पे रेडियल मसल्स की चौड़ाई ज़्यादा है, ये गौर करें, ये चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ पे रेडियल मसल्स की चौड़ाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो रेडियल मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुखड़ जाते हैं, जबकि जो सर्कुलर मसल्स हैं
ये क्योंकि प्यूपिल फैला है तो इसके गिर्द जो गोल गोल मसल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं या ये चीज़ें आप अपने रिजल्ट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे। एक मसल को याद रख लें, दूसरा मसल हमेशा उसके अपोजिट काम करता है। आप रेडियल को याद रख लें कि अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो आपका प्यूपिल फैलेगा, जिसको मिड्रियासिस कहेंगे। जब प्यूपिल फैलता है तो रेडियल मसल्स क्या करते हैं, रेड वाले मसल्स सिकुड़ जाते हैं और गोल गोल मसल्स फैल जाते हैं। दूसरा इफेक्ट देखें कि अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गई, पाइलोकार्पिन हो गई, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। अगर आपने ये ड्रग्स डाली रैबिट की आइज़ के अंदर तो रैबिट का जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। प्यूपिल क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब अगर गौर करें, जब प्यूपिल छोटा हो गया है तो ये वाले मसल्स रेड वाले फैल गए हैं, इनका क्या नाम था, रेडियल मसल्स। तो रेडियल मसल्स क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल में मियोसिस होती है, रेडियल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और सर्कुलर मसल्स क्या हो जाते हैं। देखें, जब प्यूपिल छोटा होगा तो जाहिर है उसके गिर्द ही सर्कुलर मसल्स हैं, तो सर्कुलर मसल्स भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था अबाउट डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। सो हम बात कर रहे थे कि हमने क्या चेक करना है, नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल चेक करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने स्केल लेना है और उसको हमने रैबिट की आंख के पास रखना है और इंचेस वाला जो पॉइंट होता है, सेंटीमीटर वाला, इंच वाला, कोई भी आप रख सकते हैं और आप चेक करेंगे कि आपके जो रैबिट है उसकी आइज़ का या प्यूपिल का साइज़ कितने इंच है या कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, वो आपने लिख लेना है किसी भी टेबल के ऊपर कि ड्रग डालने से पहले जो हमारा प्यूपिल था उसका साइज़ इतना था। फॉर एग्जाम्पल 2 इंचज़ था, 3 इंचज़ था, ये आपने लिख लेना है। बिफोर लिखना है और आफ्टर, बिफोर ड्रग एंड आफ्टर ड्रग। ठीक हो गया। बिफोर ड्रग कितना था, 2 इंचज़ था। फिर आपने क्या करना है, रैबिट की आंख, आपने लैशेस क्योंकि काटी हुई हैं, आपने रैबिट की आंख को ज़रा खोलना है और लाइट जो है ना ऐसे उसकी आंख के अंदर मारनी है। ठीक है, अब लाइट मारने से क्या होगा, जब आप लाइट मारेंगे तो आप चेक कर रहे हैं उसके लाइट रिफ्लेक्स। आप ये देखना चाहते हैं कि एक नॉर्मल रैबिट की आंख के अंदर जब लाइट मारी जाती है तो क्या वो अपनी आंखों को झपकता है या नहीं झपकता। ऑब्वियसली बात है, किसी भी हेल्दी बॉडी के अंदर या किसी भी हेल्दी जानवर या इंसान की आंखों के ऊपर अगर आप लाइट मारेंगे तो ऑब्वियसली अपनी आंखों को ब्लिंक करेगा, झपकेगा। तो नॉर्मल रैबिट भी क्या करेगा, आंखों को झपकेगा। आप लिख देंगे कि नॉर्मल बिफोर ड्रग जो था वो रैबिट अपनी आंखों को झपक रहा था। फिर क्या करना है, आपने कॉर्नियर रिफ्लेक्स चेक करने हैं विद द कॉटन स्वैब। कॉर्निया क्या होता है, आंख की जो लेयर होती है, सपोज करें ये जो है, ये सपोज करें कॉर्निया, जो कॉर्नर्स हैं ये कॉर्नियाज हैं। ठीक है, अब एक रैबिट है, पहले आपने क्या किया, आपने लाइट मारी और रैबिट की आंखों में चेक किया कि लाइट मारने से रैबिट आंख ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्वियसली वो ब्लिंक करेगा। ठीक है, ये आपने क्या चेक कर लिया, लाइट रिफ्लेक्स चेक कर लिया। उसके बाद आपने इसको लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने कॉटन स्वैब लेना है और जो रैबिट की आंख है इसके कॉर्नर में हल्का सा, जैसे आपकी आंख है, अपनी आंख के बिल्कुल साइड पे अगर आप कॉटन स्वैब कोई अचानक आपकी आंख में लगाए तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आंखों को ब्लिंक करेंगे कि आपको डर लगेगा कि मेरी आंख के अंदर ना चला जाए। तो इसी तरह से जब आप रैबिट की आइज़ पे इस तरह से इसको टच करेंगे यहाँ पे या यहाँ पे, तो रैबिट अपनी आंखों को झपकाएगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे जी इसका जो कॉर्नियर रिफ्लेक्स था वो भी प्रेजेंट था ड्रग डालने से पहले। सही हो गया। तो हमने क्या क्या चेक किया, हमने प्यूपिल का साइज चेक कर लेना है, लाइट रिफ्लेक्स चेक करना है किससे, टॉर्च से, कॉर्नियल रिफ्लेक्स किससे चेक करते हैं, कॉटन स्वैब से। ये आपने बातें याद रखनी है। अब आपने क्या कर देना है, तमाम रीडिंग्स आपने लिख ली हैं ड्रग डालने से पहले। अब आपको जो भी ड्रग उसने पेपर में दी है, फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है एसिटाइलकोलिन, आप लिखेंगे नाउ ऐड या इंस्टिल 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ड्रग। ड्रग की जगह कौन सा नाम लिखेंगे, एसिटाइलकोलिन। कितने परसेंट हमने यूज़ की है, 1%। नाउ ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ 1% एसिटाइलकोलिन इन द रैबिट आई एंड ऑब्जर्व ऑल अबव पैरामीटर्स। ये जो 3 चीज़ें आपने पहले चेक की थी, उसके प्यूपिल का साइज, टॉर्च की मदद से लाइट रिफ्लेक्स और कॉटन स्वैब की मदद से उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स, इसको आप दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद इन रीडिंग्स को भी आप अपनी टेबल के अंदर लिख लेंगे। पहले आपने लिखी थी वो रीडिंग जो कि ड्रग डालने से पहले थी। तीनों चीज़ों की रीडिंग आपने लिखनी है कि ड्रग डालने से पहले प्यूपिल का साइज़ कितना था, लाइट रिफ्लेक्स था या नहीं था, कॉर्नियल रिफ्लेक्स था या नहीं था। फिर आप लिखेंगे आफ्टर ड्रग, प्यूपिल का साइज़ क्या हो गया है, लाइट रिफ्लेक्स है या नहीं है और कॉर्नियल रिफ्लेक्स है या नहीं है। उसके बाद आपने बताना है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है, एहतियात हैं। एहतियात आप सब में सेम लिखेंगे कि हमेशा एक अच्छा रैबिट, हेल्दी रैबिट यूज़ करेंगे और उसको आपने जेंटली आराम से पकड़ना है, उसके साथ आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी।
ठीक है। फिर आपने कॉटन स्वैब जो है वो आहिस्ता से टच करना है रैबिट की आंख के पास, उसको आंख के अंदर मारने की कोशिश नहीं करनी है। इस तरह का किसी किस्म का कोई मजाक आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना होता जिससे किसी भी जानदार की बॉडी को या उसकी लाइफ को नुकसान पहुंच सकता हो। तो ये चीज़ें आपने बहुत जेंटली परफॉर्म करनी है। अब ज़रा रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और प्रोसीजर से ज़्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके एक्सटर्नल ने आपका पेपर चेक करना है तो उसने आपका रिजल्ट देखना है कि आपको रिजल्ट पता है कि ड्रग क्या काम करती है क्या नहीं करती। अगर आप एड्रेनालिन डालेंगे जो कि क्या ड्रग, कौन सी ड्रग है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, आंख में मिड्रियासिस होती है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब मिड्रियासिस होती है तो रेडियल मसल्स, यहाँ पे मैं लिखा था मिड्रियासिस होती है तो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो जैसे ही आपने 1 या 2 ड्रॉप्स रैबिट की आंख में डाले एड्रेनालिन के तो उसकी आंखों में प्यूपिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। अगर प्यूपिल का साइज़ पहले 2 इंच था तो अब वो 3 इंच हो सकता है, 3.5 इंच हो सकता है। और ड्रग डालने के बाद जब आप उसकी आंखों में दोबारा लाइट मारेंगे तो वो दोबारा से आंखों को झपकेगा, यानी कि उसकी लाइट रिफ्लेक्स नॉर्मल है। और अगर आप उसको कॉटन स्वैब चुबाएंगे तो भी उसका वो अपनी आंखों को ब्लिंक करेगा, यानी कि उसकी आंखों में कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पहली 4 ड्रग्स हैं ना जो ANS वाली ड्रग हैं, ये क्योंकि बंदे को या किसी भी जानवर को बेहोश नहीं करती, ठीक है, इंसान होश में होता है या जानवर होश में होता है। यही वजह है कि इन ड्रग्स पहली चारों ड्रग जो कि ANS की ड्रग हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक की हैं चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक की हैं, जब आप इन चारों ड्रग्स को अप्लाई करते हैं तो लाइट रिफ्लेक्स पहले भी मौजूद होता है, ड्रग डालने से पहले, बाद में भी मौजूद होता है। इसी तरह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स लाइट डालने से पहले भी, ड्रग डालने से पहले भी मौजूद होता है और ड्रग डालने के बाद भी मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्रेजेंट आएगा। फिर है एसिटाइलकोलिन, ये क्या करती है जनाब, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मियोसिस होती है। अगेन ये वाली बात, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मियोसिस होती है। मियोसिस होती है तो रेडियल मसल्स रिलैक्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट बेहतर है कि आप लिखें, इससे ज़रा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और क्योंकि ये वाली ड्रग भी बॉडी को सुन नहीं करती तो लाइट रिफ्लेक्स भी होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी होगा, टार्च से भी अपनी आंखों को झपकेगा और कॉटन स्वैब से भी अपनी आंखों को झपकेगा। पाइलोकार्पिन क्या ड्रग है, हमने पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन सेम ड्रग हैं। सिर्फ फर्क क्या था, एसिटाइलकोलिन मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर से बाइंड करती है, जबकि पाइलोकार्पिन सिर्फ और सिर्फ किससे बाइंड करती है, मस्करिनिक रिसेप्टर से। तो इन दोनों के इफेक्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, मियोसिस, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन ब्लॉक करती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मियोसिस होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक होता है तो मिड्रियासिस होती है। मिड्रियासिस होगी, लेकिन क्योंकि ये दवाई हमारी बॉडी को सुन नहीं करती तो लाइट रिफ्लेक्स भी होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी होगा, यानी कि इन चारों ड्रग्स को यूज़ करने से ना तो उसके लाइट रिफ्लेक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही कॉर्नियल रिफ्लेक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा। वो ड्रग डालने से पहले भी पलकों को झपक रहा था, ड्रग डालने के बाद भी पलकों को झपकेगा जब आप उस पर कॉटन मारेंगे या जब आप उसके ऊपर लाइट मारेंगे। फिर है ज़ाइलोकिन। अब ये एनेस्थेटिक ड्रग है। एनेस्थेटिक ड्रग, जब आप किसको कोई एनेस्थीसिया लगता है ना तो आपकी आंखें हल्की हल्की बंद होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो आपकी आंखों को सुन कर देता है। अब क्योंकि जो एनेस्थीसिया है वो आप डाल ही आंखों में रहे हैं, ठीक है, तो जब आप आंखों में डालेंगे तो उससे प्यूपिल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करती, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग है, इसलिए प्यूपिल का साइज सेम रहेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो कम होगा। बट क्योंकि आपने उसकी बॉडी को सुन किया है, उसकी आंखों में जो ड्रग डाली है, अब आपने आंखों का कोई ऑपरेशन करना था तो आपने उसकी आंखों को सुन किया है, जब आप उसकी आंखों को सुन ड्रग डालेंगे, ड्रग डालने से पहले उसको प्यूपिल का साइज चेक कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 इंच था, लाइट मारेंगे, वो लाइट मारने से अपनी आंखों को झपकेगा। आप अगर कॉटन मारेंगे, कॉटन स्वैब मारेंगे तो अपनी आंखों को झपकेगा अपने आप को बचाने के लिए। बट जैसे ही आप उसको एनेस्थीसिया लगाएंगे, उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालेंगे, उसकी आंखें सुन हो जाएंगी, अब उसके प्यूपिल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर अब आप लाइट मारेंगे तो आंखें उसकी सुनी हुई हैं, उसकी आंखों में किसी किस्म का कोई ब्लिंकिंग वगैरह नहीं होगी, वो अपनी आंखों को नहीं झपकेगा। अगर आप उसकी आंखों के कॉर्नर्स पे कॉटन स्वैब को मारेंगे तो तब भी वो अपनी आंखों को नहीं झपकेगा, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो सुन हुई हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। लास्ट है जनाब यूजेस ऑप्शनल हैं। यूजेस में आपको पता है कि जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो एक एक इफेक्ट आप ब्लड प्रेशर का लिखाएं, एक एक इफेक्ट आप आंख पे लिखाएं। जैसे कि एड्रेनालिन सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है,
वेसल्स को सुकेड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और क्या करती है, मिड्रियासिस करती है। एसिटाइलकोलिन क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ड्रग है, रिलैक्सेशन करती है, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आंखों पे इफेक्ट होता है, मियोसिस होता है। पाइलोकार्पिन और एसिटाइलकोलिन क्योंकि सेम है तो इनका इफेक्ट सेम है। एट्रोपिन क्योंकि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती है तो इसके इफेक्ट भी क्या होंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम वाले, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मिड्रियासिस होगी। अगेन दोनों के इफेक्ट सेम आएंगे। एट्रोपिन का इफेक्ट एड्रेनालिन वाला आएगा, पाइलोकार्पिन का इफेक्ट एसिटाइलकोलिन वाला आएगा। जाइलोकिन का क्या इस्तेमाल है कि इसको हम माइनर सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों में कोई मसला है, या अगर आपने कोई आंख, नाक या गले का ऑपरेशन करना है। ईएनटी मीन ईयर, नोज एंड थ्रोट। अगर आपने नाक, कान, गले का कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी आपको पूरी बॉडी को सुन करने की जरूरत नहीं होती, आप उसको जाइलोकेन, लिग्नोकेन या लाइडोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये लगा सकते हैं। तो ये थे जनाब आपके 5 प्रैक्टिकल्स अबाउट ड्रग्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। मैं अगेन एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि आपने कैसे लिखना है इसको। ओके जी, सपोज करें आपके पास क्वेश्चन आया है, राइट डाउन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन द रैबिट्स आई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेनालिन की थ्योरी लिखेंगे कि ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, बाकी आपने नहीं लिखना। फिर आप आ जाएंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप लिखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर से बाइंड करती है और उनको एक्टिवेट करती है। एज अ रिजल्ट सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप अपरेटस लिखेंगे, वुडन बॉक्स, स्टॉप वॉच, सीजर, कॉटन, स्केल। सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्दी रैबिट। एड्रेनालिन की कितनी अमाउंट लेनी है, 2%। प्रोसीजर लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी प्रिकॉशंस लिखेंगे, 2 प्रिकॉशंस लिखेंगे। फिर आप इसका रिजल्ट लिखेंगे कि एड्रेनालिन मिड्रियासिस करती है, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके फिर आप यूजेस लिख देंगे। इसी तरह से अगर एसिटाइलकोलिन आ जाती है तो जो जो पॉइंट एसिटाइलकोलिन के हैं वो आप लिखते जाएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर अबाउट ड्रग्स। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी के 20-25 पेज याद करने के बजाय अगर आप ये 4 पेज अच्छे से तैयार कर लेते हैं समझ कर, तो आपको अपनी कॉपी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं 4 पेजेस में से हर तरह का वाइवा का सवाल और हर तरह का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से किसी भी तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर बच्चे को मैं जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।